शादी के बाद महेंद्र का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह दिन भर आशालता के साथ अपने कमरे में बंद रहता, न अपनी माँ की परवाह करता, न ही घर परिवार की। राजलक्ष्मी को यह देखकर दुख होता था कि जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया, वही अब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुका है। महेंद्र अब कॉलेज जाने के बजाय अपना सारा समय अपनी पत्नी आशालता के साथ बिताना पसंद करने लगा था। यह बात राजलक्ष्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि उसका बेटा दिन ब दिन निकम्मा होता जा रहा है। ऊपर से महेंद्र और आशालता का घर में मांस मछली खाना, जो ब्राह्मण रीति रिवाजों के विरुद्ध था, राजलक्ष्मी को और भी अखरता था। धीरे धीरे वह अपने बेटे और बहू दोनों से इतनी नाराज हो गई कि घर छोड़कर अपने गोद लिए बेटे बिहारी के पास गांव चली गई। उसी गांव में विनोदिनी भी रहती थी, जो अब विधवा थी। जब राजलक्ष्मी गांव पहुंची तो विनोदिनी उनकी सेवा के लिए वहां आने लगी। राजलक्ष्मी को विनोदिनी का साथ बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि वह उसकी बहू आशालता की तरह अनुभवहीन नहीं थी। वह पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी जानती थी और प्राचीन ग्रंथों का गहरा ज्ञान रखती थी। उसने राजलक्ष्मी की कई पुरानी मान्यताएं भी बदल दी। पहले राजलक्ष्मी को लगता था कि ब्राह्मणों को चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे धर्म भ्रष्ट होता है। लेकिन विनोदिनी के साथ समय बिताने के बाद राजलक्ष्मी की सोच बदल गई। अब वह रोज चाय पीने लगी और उसे यह एहसास हुआ कि ऐसी बातों का कोई तर्क नहीं होता। राजलक्ष्मी कई दिनों तक गांव में ही रही, लेकिन महेंद्र ने कभी उसकी खबर नहीं ली। वह पूरी तरह आशालता के प्रेम में डूब चुका था। हालांकि वह कभी कभी अपने छोटे भाई बिहारी को चिट्ठियां लिखा करता था, लेकिन उनमें भी कोई जरूरी बात नहीं होती थी। उन पत्रों में वह बस अपनी पत्नी की सुंदरता का बखान करता और उसकी लिखी कविताएं भेजता, जैसे वह बिहारी को यह जताना चाहता हो कि अगर उसकी शादी आशालता से हुई होती तो वह भी वही सुख पा सकता था जो इस समय महेंद्र भोग रहा था। एक दिन राजलक्ष्मी ने बिहारी से कहा कि वह महेंद्र की आई हुई चिट्ठियां पढ़कर सुना दे। उन चिट्ठियों में महेंद्र ने अपनी पत्नी आशालता के जीवन और सुंदरता का बहुत भावुक और विस्तार से वर्णन किया था। राजलक्ष्मी को यह सब सुनना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने तुरंत ही चिट्ठियां सुनने से मना कर दिया। लेकिन विनोदिनी को वे पत्र पढ़ना बहुत अच्छा लगा। जब वह उन्हें पढ़ती तो ऐसा महसूस करती जैसे वे प्रेम से भरी बातें उसके लिए ही लिखी गई हों। उसके मन में धीरे धीरे महेंद्र की एक प्रेमी जैसी छवि बनने लगी। कुछ समय बाद जब राजलक्ष्मी कोलकाता लौटने लगी तो वह विनोदिनी को भी अपने साथ ले आई। अब विनोदिनी के पास वैसे भी कोई नहीं था, वह विधवा थी और उसका जीवन दूसरों की सेवा में ही बीत सकता था। इसलिए राजलक्ष्मी ने सोचा कि क्यों न वह उसकी सेवा अपने पास रहकर करे। कोलकाता आने के बाद विनोदिनी की दोस्ती महेंद्र की पत्नी आशालता से हो गई। दोनों धीरे धीरे इतनी घुल मिल गईं कि सगी बहनों जैसी लगने लगी। आशालता ने प्यार से विनोदिनी को एक नाम दिया, चोखेर बाली, जिसका अर्थ है आंखों की किरकिरी। आशालता जितनी भोली, मासूम और अनुभवहीन थी, विनोदिनी उतनी ही समझदार और आत्मविश्वासी थी। उसका अपना व्यक्तित्व था और कोई भी उस पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता था। विनोदिनी की मौजूदगी सबको पसंद आने लगी, लेकिन अब तक उसकी मुलाकात महेंद्र से ठीक से नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते थे, जैसे दिखाना चाहते हो कि उन्हें एक दूसरे के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच्चाई यह थी कि दोनों के दिलों में एक अनकहा आकर्षण था, जिसे वे खुद से भी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन महेंद्र अपनी पत्नी आशालता के लिए एक नया ब्लाउज लेकर आता है, लेकिन आशालता को उसे पहनना नहीं आता, क्योंकि वह अंग्रेजी ढंग से बना हुआ था। महेंद्र को लगता है कि विनोदिनी, जो अंग्रेजी जानती है और पढ़ी लिखी है, शायद उसे पहनने में मदद कर सके। इसलिए आशालता विनोदिनी से सहायता मांगती है। जब विनोदिनी आशालता को ब्लाउज पहनने में मदद कर रही होती है, तब वह देखती है कि उसके शरीर पर कई खरोंचों के निशान हैं। ये निशान महेंद्र की उग्रता और उसके अत्यधिक शारीरिक आकर्षण का प्रतीक थे। यह देखकर विनोदिनी के मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ आती हैं, दया, जिज्ञासा और कहीं गहराई में एक अनकहा आकर्षण भी। दूसरी ओर छोटा भाई बिहारी एकदम विपरीत स्वभाव का है, शांत, संयमी और जिम्मेदार। वह देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। बिहारी को विनोदिनी से बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि वह शिक्षित, समझदार और अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने वाली महिला है। अगले दिन वह विनोदिनी को उनके साथ पिकनिक पर चलने का निमंत्रण देता है। सभी लोग पिकनिक पर जाते हैं और बहुत आनंद पूर्वक समय बिताते हैं। वहाँ आशालता अपने देवर बिहारी से कहती है कि उसके लिए तालाब से एक कमल का फूल तोड़ लाए। बिहारी पानी में उतरता है और जब वह झुककर फूल तोड़ता है तो उसका गठीला शरीर पानी में झलक उठता है। आशालता अनजाने में उसकी तारीफ कर बैठती है, बिना यह समझे कि यह बात उसके पति महेंद्र को बुरा लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ पिकनिक के दौरान विनोदिनी के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। जब महेंद्र उसके पास जाकर वह कांटा निकालता है तो यह पहली बार होता है जब उसने विनोदिनी को छुआ। उसी क्षण दोनों के बीच एक गहरी, अनकही भावना जन्म लेती है। विनोदिनी अब भी जवान थी और उसकी जिंदगी लंबी पड़ी थी। भले ही वह विधवा थी, पर उसमें जीवन और चाहत बाकी थी। दूसरी ओर बिहारी अब तक अविवाहित था, शांत, संयमी और विनम्र स्वभाव का। वह विनोदिनी से हमेशा सम्मान पूर्वक बात करता और उसकी ओर एक सच्चे,
शालीन लगाव से खिंचता चला जा रहा था। एक दिन एक महिला छोटे बेटे बिहारी के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर राजलक्ष्मी के घर आती है। यह बात विनोदिनी को बहुत बुरी लगती है। वह उस समय सब्जी काट रही होती है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह उन महिलाओं की बातों पर होता है। इसी वजह से ध्यान भटकने से वह गलती से अपनी उंगली काट बैठती है। घाव गहरा था, इसलिए महेंद्र उसे रात में अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन वहाँ एक गलतफहमी हो जाती है। अंग्रेज डॉक्टर को यह लगता है कि महेंद्र विनोदिनी का गर्भपात करवाने आया है, क्योंकि उस समय अगर कोई व्यक्ति किसी विधवा महिला के साथ देर रात इमरजेंसी में अस्पताल आता था तो आमतौर पर इसका यही अर्थ निकाला जाता था। हालांकि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। इलाज करवाने के बाद दोनों घर लौट आते हैं। उधर बिहारी का रिश्ता भी उस लड़की से नहीं हो पाता। धीरे धीरे बिहारी और विनोदिनी के बीच पत्रों के माध्यम से बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा करने लगते हैं और यह भावनात्मक जुड़ाव धीरे धीरे गहराता जाता है। एक दिन किसी खास अवसर पर आशालता विनोदिनी को अपने गहने और सुंदर कपड़े पहनाकर सजाती है। वह चाहती है कि विनोदिनी भी उस दिन खास दिखे। गहनों और कपड़ों में सजी विनोदिनी बहुत आकर्षक लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे विनोदिनी का सजना संवरना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे यह महसूस होता है कि वह उसकी सीमाओं को पार कर रही है। गुस्से में आकर वह उससे सारे गहने उतरवा देता है। यह सब देखकर आशालता बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वह विनोदिनी को अपनी बहन की तरह मानती थी। उसे यह समझ नहीं आता कि महेंद्र को विनोदिनी के सजने संवरने से इतनी आपत्ति क्यों हुई, जबकि उसके मन में विनोदिनी के लिए कोई गलत भावना नहीं थी, बस स्नेह और अपनापन था। उसी रात महेंद्र विनोदिनी के कमरे में पहुंचा। उसके हाथ में एक हार था, वही हार जो कभी बिहारी ने आशालता को दिया था जब उसने पहली बार उसे शादी के लिए देखा था। आशालता को यह हार बहुत पसंद था, लेकिन महेंद्र को यह पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी इसे पहने, क्योंकि यह उसे याद दिलाता था कि कभी बिहारी ने भी आशालता को पसंद किया था। इसीलिए उसने वह हार विनोदिनी को दे दिया। महेंद्र ने उस रात विनोदिनी को चूमने की कोशिश की, लेकिन विनोदिनी ने उसे रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। अंततः महेंद्र को वहां से जाना पड़ा। इस घटना के बाद महेंद्र और विनोदिनी के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान शुरू हुआ। धीरे धीरे उनकी बातें गहराती गईं और दोनों के बीच का रिश्ता पहले से भी अधिक निजी और भावनात्मक हो गया। जितना अधिक समय महेंद्र विनोदिनी के साथ बिताने लगा, उतना ही वह अपनी पत्नी आशालता के प्रति ठंडा और उदासीन होता गया। एक दिन आशालता ने विनोदिनी के शरीर पर वैसी ही खरोंचों के निशान देखे जैसे कभी उसके शरीर पर हुआ करते थे। अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके पति का रिश्ता विनोदिनी के साथ केवल दोस्ती तक सीमित नहीं है। इस शक की पुष्टि तब हुई जब आशालता को विनोदिनी के बक्से में महेंद्र की लिखी एक चिट्ठी मिली, जिसमें उसने विनोदिनी के प्रति अपने प्रेम का खुला इजहार किया था। उस पत्र में वे तमाम गुप्त बातें थीं जो सिर्फ उन दोनों के बीच साझा थीं। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। आशालता को यह एहसास हुआ कि जिन दो लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसे धोखा दे गए। यह जानकर वह भीतर से टूट गई। फिर भी उसने विनोदिनी को दोषी नहीं ठहराया। उसके मन में उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था। वह यह सोचती है कि महेंद्र ने विनोदिनी को चुनकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि विनोदिनी उससे हर मायने में अधिक शिक्षित, समझदार और आकर्षक थी। लेकिन अपने पति के विश्वासघात को जानते हुए भी आशालता अब उस घर में नहीं रह सकती थी। इसलिए वह सब कुछ छोड़कर पश्चिम की ओर चली जाती है, जहाँ वह एकांत में रहकर भजन कीर्तन करती है और अपने जीवन के शेष दिन ईश्वर की भक्ति में बिताने का निर्णय लेती। जाने से पहले आशालता ने अपने मन की सारी बातें एक चिट्ठी में लिखती थी। एक ऐसी चिट्ठी जिसमें उसके दर्द, टूटे हुए भरोसे और त्याग की कहानी थी। आशालता के काशी चले जाने के बाद महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी को भी विनोदिनी पर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि घर में जो कुछ भी गलत हुआ है, उसकी जड़ कहीं न कहीं विनोदिनी ही है। इसलिए गुस्से और अपमान की भावना में राजलक्ष्मी ने विनोदिनी को घर से निकाल दिया। अब विनोदिनी के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। मजबूर होकर वह कोलकाता में बिहारी के छोटे से घर में चली जाती है। कभी बिहारी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की थी और दोनों के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान भी हुआ था। इसीलिए विनोदिनी को उम्मीद थी कि बिहारी उसे अपने जीवन में जगह देगा। लेकिन जब बिहारी को महेंद्र और विनोदिनी के बीच के रिश्ते के बारे में पता चलता है, तो वह उसे अपने घर से वापस भेज देता है। वह साफ कह देता है कि अब वह उससे शादी नहीं कर सकता। विनोदिनी बहुत विनती करती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, पर बिहारी उस पर थोड़ी भी दया नहीं दिखाता। वह दृढ़ रहता है और विनोदिनी को अपने घर में ठहरने की अनुमति नहीं देता। अब विनोदिनी पूरी तरह अकेली रह जाती है। कहीं ठिकाना न होने के कारण उसे वापस अपने गांव लौटना पड़ता है। 2 दिन बाद महेंद्र वहां पहुंच जाता है। वह उसे वापस ले जाने के लिए आया है। वह विनोदिनी से आग्रह करता है कि वह उसके साथ कोलकाता लौट चले। अब विनोदिनी के पास एक मौका था। अगर वह चाहे तो महेंद्र के साथ वापस जाकर उसी घर में रह सकती थी और अपनी सहेली आशालता के हिस्से का प्यार पा सकती थी। लेकिन विनोदिनी ऐसा नहीं करती। वह महेंद्र के साथ जाने से मना कर देती है। इसके बजाय वह उससे एक विनती करती है कि वह उसे बिहारी के पास ले जाए। बिहारी इस समय काशी में अपनी भाभी आशालता की खोज खबर लेने गया है। विनोदिनी महेंद्र से यह वादा भी लेती है कि अब से वे दोनों एक दूसरे के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं रखेंगे। इसके बाद दोनों साथ में काशी की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन अब उनका यह सफर आत्मा के पश्चाताप और प्रायश्चित्त का सफर बन चुका है। काशी में महेंद्र और विनोदिनी काफी समय तक रहते हैं। एक दिन घाट पर बिहारी उनसे मिलने आता है। वह यह दुखद खबर लाता है कि महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी का निधन हो
गया है। यह सुनकर महेंद्र वापस कलकत्ता लौट जाता है। इस बार अपनी पत्नी आशालता को भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन बिहारी काशी में ही रुक जाता है क्योंकि अब उसके मन में विनोदिनी के लिए सच्चा प्रेम जाग चुका है। उसे विश्वास है कि अब विनोदिनी उसे मना नहीं करेगी, इसलिए वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है और सोचता है कि अगले दिन वह घाट पर आकर विनोदिनी से शादी करके उसे अपने साथ कोलकाता ले जाएगा। परंतु अगली सुबह जब वह घाट पर पहुंचता है तो वहां विनोदिनी नहीं होती। वहां केवल उसकी एक चिट्ठी रखी होती है। उस चिट्ठी में विनोदिनी ने बिहारी से माफी मांगी होती है कि वह यहाँ से जा रही है। उसने एक दूसरी चिट्ठी आशालता के नाम भी छोड़ी होती है। आशालता को लिखी उस चिट्ठी में विनोदिनी ने बहुत गहरी बात कही थी। हम औरतें अपने पति के घर को ही पूरा संसार समझ लेती हैं, लेकिन असली दुनिया इससे कहीं बड़ी है। जैसे दुनिया में अलग अलग लोग हैं पर फिर भी सब एक हैं, वैसे ही हमें भी अपने शिकवे गिले भूलकर एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए।